देखिए बच्चे, सभी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी है बच्चों सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति का जो भाग 2 है, यानी 10th क्लास, उसका चैप्टर नंबर भी 2 संघवाद, जो हमने कुछ उसमें पढ़ लिया और उससे आगे हम आज चलेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है आज बच्चों कि भारत में संघीय व्यवस्था। हमने संघवाद का अर्थ समझा, संघवाद के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, संघवाद कैसे आया, ये चीज हमने जानी अब से पहले। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई संघवाद जो भारत में कैसे काम करता है, भारत के बारे में हम जानेंगे। भारत की शासन व्यवस्था जो है वो क्या वास्तव में संघवाद पर आधारित है, और संघवाद पर आधारित है तो किस तरीके से भारत में वो संघवाद काम कर रहा है। तो देखिए, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में हम संविधान के दायरे में आए, और संविधान के दायरे में आने के बाद फिर हमने हमारे देश को जो संभाला, शासन व्यवस्था को देखा कि कैसे करना है। तो हमारे सामने 2 देशों का एग्जाम्पल ठीक सामने थे जो हमने पढ़ा भी है, बेल्जियम और श्रीलंका। हमें कुछ उनसे अच्छा करना था, उनसे बढ़िया करना था, कम से कम श्रीलंका जैसा तो बिल्कुल नहीं करना था। तो हमें भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो फिर हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ढांचे को स्वीकारा जो संघवाद के ढांचे पर चला, और फिर वो कामयाब भी लगभग रहा। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान जो है उसमें संविधान ने स्वीकारा है कि भारत जो है वो संविधान के अंदर राज्यों का संघ है। कई सारे राज्य, जिसमें शुरुआत में बहुत सारी देशी जो रियासतें थी वो भी शामिल हुई, विलीन हो गई भारतीय राज्यों में, भारतीय संघ में। इसमें संघ शब्द नहीं था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं था, लेकिन ये कहा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर ये संघ शब्द हमारे देश में आया। गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संविधान में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था। शुरुआत में जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय बच्चों उसमें सिर्फ 2 शासन व्यवस्था, 2 स्तर की, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। उसमें केंद्र स्तर के जो मुद्दे थे उन पर केंद्र सरकार काम करती थी, जो राज्य स्तर के मुद्दे थे उन पर राज्य स्तर सरकार काम करती थी। लेकिन बाद में चल करके फिर एक तीसरा स्तर और मान्यता मिली हमारे संविधान में, और वो था स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में, तीसरे स्तर की सरकार में, हमें ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और थोड़े शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को सत्ता दे करके तीसरे स्तर के रूप में भी हमने उस स्तर को स्वीकार किया संविधान में। ये तीनों स्तर बच्चों जो काम करते हैं, इनके सबके अपने अपने विषय हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने अधिकार है। कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता है। इनके अपने विषय हैं जो संविधान में स्पष्ट किए गए हैं, और उन विषयों को हमने 3 सूचियों में बांटा है। जो इनके विषय हैं पूरे देश में, जो काम जरूरी है, उन विषयों को हमने 3 सूचियों में बांटा है। जिसमें पहली सूची है संघीय सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमको, संघ सूची। संघ सूची में उन मामलों को लिया जाता है जो राष्ट्र स्तर के मामले हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले कोई भी हो, विदेशी से कोई संधि करनी है, ट्रेड डील करनी है, कोई भी काम करना है, कोई समझौता करना है, उन मामलों को कोई अन्य सरकार नहीं देखेगी, बल्कि
राष्ट्र स्तर की यानी संघीय सरकार, केंद्र सरकार जो है वो उन मुद्दों को देखेगी। बैंकिंग, पैसे का मामला, संचार, मुद्रा जैसे ये राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं, इन सबको केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। बच्चों, इस मामले में अगर हम देखें तो संघीय सूची जो है उसमें जो विषय रखे गए हैं वो विषय रखे गए हैं जो पूरे देश स्तर के महत्व से संबंधित हैं। उसके बाद हम आते हैं राज्य सूची पर। राज्य सूची पर अगर हम आप देखते हैं तो राज्य सूची में उन विषयों को स्थान दिया गया है जो राज्य स्तर के मामले हैं, राज्य से जुड़े हुए मामले हैं, राज्य से जुड़े हुए विषय हैं। जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और प्रांतीय और स्थानीय स्तर के महत्व के मुद्दे, और प्रांतीय और स्थानीय स्तर के और जो मुद्दे जो इसमें रह गए हैं वो सभी मुद्दे राज्य स्तर के हैं और उनको हमने राज्य सूची में स्थान दिया है संविधान के अंदर। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये मुद्दे जो है ये राज्य स्तर के मुद्दे हैं, इनको राज्य सूची में स्थान दिया गया है। अब आता है समवर्ती सूची। बच्चों, ये जो सूची है इसमें हमने उन विषयों को रखा है जो राष्ट्र और राज्य दोनों की रुचि के मुद्दे हैं, दोनों से संबंधित विषय हैं, जिनमें दोनों सरकारें मिलकर के फैसला लेती हैं, दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। लेकिन यदि दोनों सरकारों में किसी बात पर मतभेद होता है, कोई टकराव होता है कानून के मामले में, कानून पर, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो विचार होता है या केंद्र सरकार की जो बात होती है, नियम होता है, कानून होता है, वो मान्य रहता है या मान्य रहेगा। दोबारा सुनिए, इन विषयों पर समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हमने, उन विषयों पर दोनों सरकार मिलकर काम करेंगी, क्योंकि राज्य और केंद्र स्तर के दोनों स्तर के मुद्दे होते हैं, दोनों की रुचि से संबंधित होते हैं, दोनों उसकी परिस्थिति से संबंधित होते हैं मुद्दे, और उन पर दोनों सरकार मिलकर के काम करती है। लेकिन फिर ये कहा गया है, अगर किसी पे मुद्दे पर, किसी बात पर या किसी मामले के किसी पहलू पर दोनों सरकारों में मतभेद होता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। तो समवर्ती सूची में रखा गया है बेटा शिक्षा, वन, मजदूर संघ, मजदूर यूनियन जो होती है, जो यूनियन बनती है, उनके मामले जो देखेंगे वो दोनों सरकार देखेंगे, वो राज्य हित के भी होते हैं और राष्ट्र हित के भी मुद्दे होते हैं। विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय, इन विषयों को बच्चों रखा गया है समवर्ती सूची में। कुछ विषय, अब सोचने की बात यह है, क्या जब संविधान बनाया था उस समय क्या सारे विषय ले लिए गए थे? कुछ विषय ऐसे भी हैं जो समय के अंतराल के बाद, समय के अंतराल के अनुसार धीरे धीरे अब जाकर के उनको हम महत्व देने लगे हैं, और वो विषय भी कम महत्व के नहीं है। जैसे कंप्यूटर का जन्म जब हुआ तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नाम का विषय आया, एक मामला आया, एक बहुत जरूरी अवयव है, बहुत जरूरी पहलू है ये भी कंप्यूटर वाला। इसको किस विषय में रखा जाए, किस सूची में रखा जाए, क्या किस स्तर का मुद्दा माना जाए इसको? तो बच्चों, ये जो विषय है इसको अब संविधान के अंदर इसको जगह मिली नहीं थी, लिखा नहीं है, तो ऐसे मुद्दों पर यह डिसीजन लिया गया कि ऐसे कोई मुद्दे अगर होंगे कोई, तो उनमें सरकार कौन सी काम करेगी? संघ सरकार काम करेगी, यानी केंद्र सरकार काम करेगी। वो केंद्र सरकार के स्तर के मामले होंगे, ऐसे मुद्दों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करेगी। अब हमने आज जो जाना कि भाई भारत के अंदर संघीय व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, तो भारत में शुरुआत में संविधान में 2 स्तर की सरकारों को स्थान दिया गया था, फिर धीरे धीरे बाद में आवश्यकता महसूस हुई तो
देश की विशालता और देश की विभिन्नता को देखते हुए हमें तीसरी सरकार की और आवश्यकता पड़ी, जिसको हमने स्थानीय सरकार नाम दिया। वो उन सभी दूर दराज में बसे लोग और क्षेत्रीयता सबको महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने तीसरे स्तर की सरकार को माना, उसे स्थानीय सरकार कहा। और स्थानीय सरकार के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटी छोटी संस्थाओं को भी शक्तियां और अधिकार दिए। और इसी का परिणाम है कि हमारे देश में भी एक संघीय व्यवस्था है जो 3 स्तर की है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों जो है हमारे स्थानीय सरकार, वो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है, संघ की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत। फिर वहां ग्राम पंचायत के बाद में अगर हम खंड स्तर की देखें तो पंचायत समिति, उपखंड स्तर पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद में जिला स्तर पर अगर हम देखें तो जिला परिषद। वहां पे 3 स्तर में काम करती है स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहर की अगर हम बात करें, छोटे शहरों की, तो नगर पालिका। नगर पालिका के बाद में बड़े शहरों की अगर हम बात करें, महानगरों की, तो वहां पर नगर निगम। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सरकारों का एक संघ है और इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। इस आधार पर इनके जो विषय हैं, किन किन विषयों पर किस सरकार को काम करना है बच्चों, वो सभी विषय संविधान में निश्चित कर रखे हैं। उनमें आपस में किसी में कोई मतभेद होता है तो ये आपको बताया गया कि भाई अगर किसी बात पर मतभेद होता है तो जो केंद्र सरकार है हमारी, उसकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ ये व्यवस्था चल रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, वो देखेंगे अगली क्लास में